बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार, हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो, बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो, बात तो चुभेगी। इससे पहले कि आज हम बात तो चुभेगी के इस संस्करण की शुरुआत करें, मैं एबीपी गंगा के तमाम दर्शकों के साथ एबीपी गंगा की एक और बड़ी उपलब्धि को साझा करना चाहता हूं। जी हां, YouTube ने एबीपी गंगा को गोल्डन बटन से नवाजा है, यानी 10 लाख दर्शकों के साथ एबीपी गंगा, जिस तरह से हम लोग टेलीविजन के तमाम दर्शकों की पहली पसंद बने हैं, ठीक उसी तरह से YouTube में भी दर्शकों की पहली पसंद एबीपी गंगा है। तो एक बार हमारे तमाम जो डिजिटल के हमारे दर्शक हैं, उनका शुक्रिया इस भरोसे के साथ। और उस भरोसे का प्रतीक ये गोल्डन बटन है। और साथ ही साथ हमारी डिजिटल की टीम जो दिन रात काम करती है, तुषार बनर्जी, सुनील गोस्वामी, अतुल और तमाम उनके साथी, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो गोल्डन बटन है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है और दर्शकों के भरोसे और प्यार का नतीजा। तो एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया, इस वादे के साथ कि ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा और हम आपके भरोसे पर इसी तरह से खरा उतरते रहेंगे। बहरहाल अब शुरुआत करते हैं आज के इस संस्करण की, बात तो चुभेगी। जी हां, गोरखपुर का गोरक्षपीठ देश भर के करोड़ों दर्शकों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहां जिस तरह रविवार की शाम पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया। हमलावर को लेकर जांच में जो खुलासे हुए, और वो भी चौंकाने वाले हैं। सबसे हैरान करने वाली बात हमलावर का IITian होना है। जी हां, आरोपी अहमद मुर्तजा ने IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। 7 साल पहले उसने पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वो निजी कंपनियों में नौकरी भी कर चुका था। मुर्तजा के पिता भी कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े वकीलों में रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल पड़ रहे हैं कि आखिर उच्च शिक्षा हासिल कर चुका ये इंजीनियर कट्टरपंथ के राह पर क्यों चल निकला। जिस तरह से मुर्तजा ने इस हमले को अंजाम दिया, वो बेहद खौफनाक है। यूपी पुलिस ने इस हमले के पीछे आतंकी कनेक्शन की आशंका को नकारा नहीं है। मुर्तजा का परिवार गोरखपुर में रहता है। मुर्तजा यही कुछ वक्त से रह रहा था। इस बीच वो नेपाल भी गया था। इन तमाम खुलासों से जांच में जुटी टीम को अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ बड़ी जानकारियां भी सामने आई है। आज मैं करूंगा इसकी हर खास बात का विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। गोरखपुर में हुई घटना चिंताजनक है। वजह है गोरक्षपीठ का धार्मिक महत्व। प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी पीठ के महंत हैं, इसलिए सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। गोरखपुर से लेकर काशी, अयोध्या और मथुरा के बड़े मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। STF और ATS को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और इसके तेज तर्रार अधिकारी हर बड़े सुराग पर तेजी से काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस हमले के हर किरदार का खुलासा कर दिया जाए।
चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस आरोपी का मुंबई कनेक्शन सामने आया है। जो सोर्सेज के पास खबर है, ये पूरी एक सुनियोजित साजिश थी। एक हमला जिसने पूरे यूपी को हिला दिया, खौफनाक अटैक जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। गोरखपुर में पीएसी जवानों पर घात लगाकर निशाना। गोरखपुर मंदिर के गेट पर हमला नाकाम। सामने आई हमलावर की हैरान करने वाली पहचान। आईआईटी बॉम्बे का केमिकल इंजीनियर कैसे बना दहशत का हैंडलर। हमलावर मुर्तजा का जाकिर नाइक से जिहादी कनेक्शन। यूपी पुलिस का आतंकी कनेक्शन से नहीं इनकार। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। अहमद मुर्तजा के 3 साथियों की सबसे बड़ी तलाश। इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। फरार संदिग्धों की तलाश में सबसे तूफानी छापेमारी। गोरखपुर में हमले की कब से थी तैयारी। गोरखपुर मंदिर के नक्शे का क्या है हमले से वास्ता। मंदिर के गेट पर मुर्तजा तलाश रहा था कौन सा रास्ता। मुर्तजा की अटैक डायरी में किस किस का नाम। मुंबई टू नेपाल गोरखपुर हमले का टेरर जाल। बात तो चुभेगी। और अब आपको सबसे पहले 5 खुलासों के बारे में बताते हैं जिससे आप गोरखनाथ मंदिर में हमले की साजिश के कई पहलुओं को समझ सकते हैं। ये तमाम जानकारियां हमें सूत्रों के हवाले से मिली है और हमारी कोशिश इस पूरे मामले की जांच से जुड़ी पूरी तस्वीर आपके सामने रखने की है। देखिए ये 5 बड़े खुलासे। गोरखपुर में सबसे खौफनाक हमले पर 10 बड़े खुलासे। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पहुंचकर पीएसी जवानों पर जानलेवा हमला करने वाले मुर्तजा का मकसद क्या था। उसने खुद यह हमला किया था या वो किसी हैंडलर का मोहरा भर था। इसकी जांच में अब एसटीएफ और एटीएस के दिग्गज जुटे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से हुए बड़े खुलासे के बारे में एबीपी गंगा आपको एक एक कर बताने जा रहा है। खुलासा नंबर 1, मुर्तजा के साथ 3 संदिग्ध भी थे। पुलिस तलाश में जुटी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के साथ उसके 3 और साथी भी थे जो इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ये तीनों संदिग्ध इस वक्त फरार हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए गोरखपुर और आसपास के कुछ जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। खुलासा नंबर 2, मुर्तजा के पास गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी था। सूत्रों की माने तो मुर्तजा के पास गोरखपुर के गोरक्षपीठ मंदिर का नक्शा भी था, जिसमें पूरे मंदिर परिसर के बारे में हर जानकारी दर्ज थी। अब सवाल है कि क्या मुर्तजा की साजिश पीएसी जवानों पर घात लगाकर हमला करने के बाद मंदिर के भीतर घुसकर भक्तों पर अटैक की थी? इस वक्त इस एंगल से भी गहन छानबीन की जा रही है। अगर इस साजिश पर मुहर लगी तो फिर इस हमले के आतंकी कनेक्शन का शक और भी गहरा सकता है। शाम 7:15 पे ये हादसा हुआ, जिसमें मैं और मेरा भाई अनिल पासवान हम दोनों लोग संतरी ड्यूटी पे तैनात थे और अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति गेट से अंदर की तरफ एंट्री करने की कोशिश किया है, जिससे हम लोगों की झड़प हुई और हम उससे पूछे कि इधर कहाँ, तो वो अचानक धारदार हथियार निकाल दिया, जो कच्चा नारियल काटने वाली बांकी होती है वो छुपा के रखा था। उसको अचानक लेकर आया, दौड़ते हुए मेरे पीठ पे वार किया। हमारे गोपाल भाई ड्यूटी पे तैनात थे, पीछे से आया, लगातार वार करने लगा। हमारे गोपाल भाई दोनों लोग रोकने का प्रयास किए, जिसमें हम दोनों लोग काफ़ी घायल हो चुके हैं। तब वो आगे बढ़ गया, फिर पीएससी के और सिविल के मिलकर जवान उसको पकड़े। ये हुआ। खुलासा नंबर 3 महीने पहले 3 दिन के लिए नेपाल गया था मुर्तजा। सूत्र बता रहे हैं कि मुर्तजा 3 महीने पहले नेपाल गया था, तो वहां काठमांडू में वो 3 दिनों तक रहा था। खुद उसने नेपाल जाने के बाद पूछताछ में कबूली है। इसका वीडियो भी एबीपी गंगा के पास है। किस बात का डर था तुम? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट? खुलासा नंबर 4, पुलिस को गंभीर साजिश से जुड़े दस्तावेज मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के पास से गंभीर साजिश रचे जाने से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इसकी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस मुर्तजा के पास से बरामद कट्टरपंथ से जुड़े इन दस्तावेजों की हर बात की जानकारी को गंभीरता से ले रही है। खुलासा नंबर 5, लोन वुल्फ अटैक से जुड़े वीडियो देखता था मुर्तजा। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा यूट्यूब पर लोन वुल्फ अटैक से जुड़े वीडियो देखा करता था और वो इससे प्रभावित था। लोन वुल्फ अटैक वैसे आतंकी हमले को कहते हैं जिसमें हमलावर किसी संगठन से सीधे नहीं जुड़कर अपने अकेले दम पर कट्टरपंथी हमले को अंजाम देता है। ये माना जा रहा है कि जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, लोन वुल्फ अटैक है ये एक तरीके से। हम शासन के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और हम लोगों ने इस चीज़ों को, जो टेरर अटैक है, उसको हम रूल आउट हम लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक बात अवश्य है कि एक गहरी साजिश है जिसके तहत एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि मंदिर है, जिसकी अपनी एक स्वयं की सुरक्षा योजना है, उस पर अटैक करने की कोशिश की। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। जी अब आपको यह बताते हैं कि इस पूरे हमले का जो आरोपी है मुर्तजा अहमद अब्बासी, वो कौन है। जरा इसको आप समझिए, बड़े गौर से देखिए। ये सूचना, ये जानकारी गोरखपुर के सिविल लाइंस इलाके की अगर बात करें तो यहां का वो रहने वाला है। जी हां,
और 2015 में आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। डिग्री हासिल करने के बाद 2 साल 2 बड़ी निजी कंपनियों में उसने नौकरियां की, जो बड़ी निजी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसआर पेट्रोकेमिकल्स में काम किया। मुर्तजा का परिवार लंबे वक्त से मुंबई में रहता है। पिता मुनीर अब्बासी कई फाइनेंस कंपनियों में लीगल एडवाइजर रहे हैं। लंबे समय तक मुंबई में रहने के बाद 2020 में गोरखपुर शिफ्ट हुए। मुर्तजा के चाचा गोरखपुर के बड़े डॉक्टर हैं। मुर्तजा के चाचा गोरखपुर के अब्बासी हॉस्पिटल के मालिक हैं। शादी हो चुकी है, पत्नी छोड़कर चली गई है। परिवार का दावा है कि मानसिक हालत ठीक नहीं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हमले के पीछे लंबी साजिश का शक पुलिस को है। इस बात का अंदेशा पुलिस ने जाहिर किया है। जी हां, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जब अलग अलग कड़ियां आपस में जुड़ती हैं तब जाकर किसी मामले की कंप्लीट पिक्चर सामने आती है। इसलिए गोरखपुर हमले के आरोपी पर हुए हर खुलासे को आप तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए अब आप 5 और बड़े खुलासे देखिए। खुलासा नंबर 6, जाकिर नाइक से प्रभावित था मुर्तजा, वीडियो देखकर बना कट्टरपंथी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुर्तजा कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के वीडियो देखा करता था और वो उससे बेहद प्रभावित था। खुलासा नंबर 7, मुर्तजा के मोबाइल और लैपटॉप की हो रही जांच। मुर्तजा के मोबाइल और लैपटॉप की जांच में कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। इससे उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी की हर बात सामने आ रही है, जिससे कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। खुलासा नंबर 8, जांच को गुमराह करने के लिए पूछताछ में गोलमोल जवाब। मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी ने दावा किया था कि उनका बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त है, लेकिन मुर्तजा का परिवार अब तक उसके इलाज से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दे पाया है। उधर सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा गोलमोल बातों से पुलिस को लगातार गुमराह करने में जुटा रहा। सर, इसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत नादान बन रहा है, मेंटल बनने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभी कोई बारे में स्पेसिफिक बताने का कोई महत्व नहीं है। और इसके बहुत सारे विवेचना के जो साइंटिफिक तरीके होते हैं, उसमें अगर कोई आदमी बहकाना चाहता है तो उसकी भी पहचान हो जाती है। खुलासा नंबर 9, 25 दिन पहले नेपाल से 4 आतंकियों ने की थी घुसपैठ। सूत्रों के मुताबिक 25 दिन पहले नेपाल के रास्ते 4 आतंकी यूपी में दाखिल हुए थे। इसको लेकर खुफिया अलर्ट भी सामने आया था। अब इस एंगल से भी इस मामले को जोड़कर जांच हो रही है। खुलासा नंबर 10, गोरखपुर, काशी, अयोध्या, मथुरा में संदिग्धों ने की थी रेकी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर सहित काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर की रेकी भी संदिग्ध आतंकियों ने की थी। इसके बाद पूरे राज्य के तमाम प्रमुख धार्मिक स्थलों की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से, जो लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो से जायजा ले रहे हैं कि घटना का। इसके अलावा हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज दिन भर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे के इस पूरी घटना से जुड़े हुए। और साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई से रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले गोरखपुर चलते हैं। विवेक, गोरखपुर में मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से जायजा लिया, बातचीत की और पूरा फीडबैक भी लिया। अभी क्या कुछ एक्शन वहां पर इस वक्त चल रहा है, आप गोरखपुर से बताइए। रोहित जी, मुख्यमंत्री सबसे पहले जब यहाँ पहुंचे हैं तो सबसे पहले मुलाकात बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती सिपाही अनिल और गोपाल से मुलाकात की है। 5 मिनट की छोटी सी मुलाकात में उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और यहाँ से सीधे गोरक्षपीठ पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका आवास भी है और जिस पीठ के वो मठाधीश भी हैं वहाँ पहुँचे हैं और उस जगह का निरीक्षण किया है जहाँ पर यह घटना कल शाम 7:15 बजे के आसपास हुई थी। वहाँ आसपास के लोगों से बात की, उस समय जो सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे उनसे बात की थी। इस बीच लखनऊ से चले हुए एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश और एडीजी जो एटीएस हैं वो भी नवीन अरोड़ा भी यहाँ पहुँच गए थे। दोनों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। जिला पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पर
पर एसएसपी हैं, इसके अलावा डीआईजी एन रविंदर, उन्होंने भी मुलाकात की है, बैठक हुई है। बैठक में सारी बातें बताई गई हैं। जो लैपटॉप मिला है वो लैपटॉप मुख्यमंत्री को दिखाया गया, मोबाइल फ़ोन और पेन ड्राइव जो उसके बैग से मिली थी मुर्तज़ा के। जब कल वो पकड़ा गया था तो उसके बैग में एक तो बांका वो हाथ में लिए हुआ था जिससे लगातार वार कर रहा था, दूसरा बांका उसने बैग में अपने छिपा कर रखा था। और धर पकड़ के बाद वो बैग जब उसका कब्जे में लिया गया तो उसमें से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और पेन ड्राइव्स मिली है। उन पेन ड्राइव्स पे अध्ययन किया गया। लैपटॉप में कई सस्पेक्टेड वेबसाइट वो देखा करता था, यानी जो रेडिकलाइज करती हैं लोगों का, जो माइंड वॉश का गेम करते हैं आतंकवादी, बिल्कुल बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अलकायदा हो या हिजबुल तो मुजाहिदीन। ये ताजा अपडेट विवेक त्रिपाठी आपको रोकूंगा, जल्दी से वीरेश के पास चलते हैं। और उसके वीरेश, लखनऊ से अगर बात की जाए, जिस तरह से एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए, तो कुल मिलाकर अब तमाम जो तार हैं उसको जोड़ने की कोशिश अभी भी जारी है। यानी लखनऊ से गोरखपुर के बीच लगातार पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है। वीरेश, देखिए, एक और बड़ा खुलासा कर दूं, एक और जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि जो एनआईए की लखनऊ यूनिट है वो लगातार एडीजी एसटीएफ और एटीएस के एडीजी से बातचीत कर रही है, संपर्क में है और गोरखपुर के प्रशासन से संपर्क में है। एनआईए कभी भी इस पूरे मामले को टेकअप कर सकती है क्योंकि लगातार दिल्ली और लखनऊ की यूनिट संपर्क में है गोरखपुर में। यानी एनआईए कभी भी इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोन वुल्फ मामला होता है, यानी जो इंटरनेट का मामला है, जो ऑनलाइन लिटरेचर है, जो रेडिकलाइज करने के तरीके हैं, उर्दू, फारसी और अन्य जो अरबिक भाषाएं हैं, उसको डिकोड करने की जो तकनीक है, उसको जो सॉल्व करने की तकनीक है, वो एनआईए के पास है और एनआईए इस पूरे मामले की एक्सपर्टीज रखती है। इसीलिए जैसे ही 3 बजे एसीएस होम ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आतंकी घटना की बात कही और एक लंबी साजिश की बात कही, सोर्सेस से हमारे पास खबर है 3 बजे के बाद से ही एनआईए ने अपनी नजर रखनी शुरू कर दी है, संपर्क में है। एनआईए कभी भी इस मामले को टेकअप कर सकती है और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसीज को वो लगातार हेल्प भी कर रही है कि इस पूरे मामले को कैसे डिकोड करना है, कैसे जड़ तक पहुंचना है, कैसे वो रेडिकलाइज हो रहा था, कैसे वो कट्टरपंथी हो रहा था। और साथ ही साथ जो 3 और युवक हैं, यानी वो अकेले नहीं था जिस समय हमला हुआ था, उस वक्त वो अकेले नहीं था, 3 और युवक थे जो गोरखपुर से संबंधित हैं। ये भी एबीपी गंगा का बड़ा खुलासा है, उनकी भी तलाश जारी है। वो बिल्कुल है इसके लिए तो उनकी तलाश भी जारी है। और एक और बड़ा खुलासा आपने किया। वीरेश, मैं आपको रुकूंगा, आपके पास दोबारा लौटते हैं। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े भी जुड़े हैं। रौनक, मुंबई कनेक्शन की अगर बात करें, आईआईटी मुंबई का एक होनहार छात्र, इतने बड़े आरोप लगते हैं कि देश की एजेंसियां, उत्तर प्रदेश की तमाम एजेंसियां उसकी एक एक बात को, उसके एक एक कनेक्शन को खंगाल रही है। मुंबई भी एक टीम रवाना हो चुकी है, तो मुंबई में क्या कुछ चीजें अभी तक सामने आई है आरोपी युवक के बारे में? जी रौनक कुकड़े। जी, निश्चित तौर पर जो जानकारी हमें मुंबई एटीएस की तरफ से दी जा रही है, उसके मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आज जिस तरीके से जो मुर्तज़ा अब्बासी है, इस शख्स को जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने जो जानकारी है वो मुंबई एटीएस से साझा की है और मुख्य तौर पर इस दिशा में जांच की जा रही है। जो डायरी बरामद हुई है और जो 3 संदिग्ध की बात सामने निकल कर आ रही है, क्या वो संदिग्ध, उनका कोई मुंबई से कनेक्शन है, इस बारे में भी जानकारी जो साझा की गई है। और मुंबई एटीएस इन्हीं बिंदुओं को जो है वो जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई से छुट्टे नवी मुंबई के मिलेनियम सोसाइटी में परिवार जो है साल 2013 तक रहता था। बाद में उन्होंने वो अपार्टमेंट छोड़ के वे मुंबई के ही दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए थे और 2020 के बाद से वो अब लखनऊ में उनका परिवार जो है रहता है। ये भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि जो मुर्तज़ा अब्बासी है वो यहाँ पर मुंबई में किन लोगों के संपर्क में रहता था। जो बात सामने निकल कर आ रही है कि इंटरनेट पर ये कई तरह के लोगों के, जो रेडिकलाइज करने वाले लोग हैं, उनके भाषण जो है वो सुना करता था। क्या मुंबई के कुछ लोगों के संपर्क में वो रहता था? ये सभी एंगल पर जांच जो है इन बिंदुओं को जोड़ने की शुरुआत जो है वो मुंबई एटीएस द्वारा कर दी गई है। जी रोहित जी। बिल्कुल रौनक, और मुंबई में अगर आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करने वाला होनहार छात्र पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने बताया कि एक एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, इसके इतर क्या
अभी तक मुंबई से एटीएस की तरफ से या सूत्रों के हवाले से और कोई जानकारी मिल पा रही हो रौनक कि कहां तक जांच होगी इस पूरे मामले में? जी देखिए, जो एटीएस के सूत्र है उनसे जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो मुंबई आईआईटी में जो उनके साथ छात्र पढ़ा करते थे उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश जो है वो मुंबई एटीएस करती हुई दिख रही है। साफ तौर पर ये पता लगाना चाहती है कि जिस वक्त वो पढ़ाई करता था क्या उस वक्त भी वो इसी तरह की किसी हरकत में लिप्त हुआ करता था, क्या इसके पहले भी जिस वक्त पढ़ते वक्त मुंबई आईआईटी में भी उसने इस तरह का कभी कोई हंगामा किया है जिसको लेकर कभी कोई शिकायत दर्ज कराई हो। ऐसे अनेक मुद्दों को जो है वो मुंबई एटीएस खंगालने की कोशिश कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पे उनके जो दोस्त है वो क्या उसके संपर्क में हुआ करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी जानकारी रौनक कुकड़े दे रहे हैं कि जो पढ़ाई आईआईटी मुंबई में जो पढ़ाई की मुर्तजा ने उसके साथी कौन कौन थे उनसे भी उनके तार भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सुनियोजित साजिश का शक क्यों है इस पूरे मामले में, ये आपको मैं कुछ बिंदुओं के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर को ही क्यों चुना, यह अपने आप में पहला और बड़ा सवाल बनता है। उसके अलावा मंदिर के बाहर सीधे सुरक्षा कर्मियों पर ही हमला किया, साफ तौर पर दहशत फैलाकर मंदिर में घुसने की कोशिश, धारदार हथियार लेकर घात लगाकर हमला बोला, पीएसी जवानों पर पूरी ताकत से जानलेवा हमला करता है, जेब में कई साल पुराना आधार कार्ड लेकर क्यों पहुंचा। आधार कार्ड सानपाड़ा नवी मुंबई के पते का है। नवी मुंबई के मिलेनियम टावर में पहले वो रहता था, 2 साल पहले तक यहां रहता था मुर्तजा का परिवार। पुलिस को जांच में गुमराह करने की साजिश थी। नेपाल में 3 दिन रहकर लौटा था। अब इन तमाम जो बिंदुओं हैं, अगर इन बिंदुओं को जोड़ा जाए, इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ये लगता है कि एक सुनियोजित साजिश की तरफ ये इशारा कर रहे हैं तमाम बिंदु। वीरेश, आप देखिए, वीरेश, जो सवाल आपने भी किया था, जो खुलासा आपने किया, आपने एडीजी हेलो से भी बात की, सुनियोजित साजिश क्यों लग रही है इन बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करते हैं। आप देखिए, मुर्तजा का परिवार कहता है, उसके पिता कहते हैं कि वो मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान था, बीमारी से ग्रसित था, लेकिन पुराना आधार कार्ड लेकर, 2 धारदार हथियार लेकर गोरक्षनाथ मंदिर में एंटर होता है शख्स। आधार कार्ड मुंबई के पते का, जिस मुंबई को काफी साल पहले वो छोड़कर आ गया। किस तरह से देखा जाए इन तमाम बिंदुओं को अगर एक के बाद एक जोड़ते हैं वीरेश? देखिए, इस पूरे मामले में जो खुलासा हो रहा है, जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में बात सामने आ रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। ये जो मुर्तजा है, इसका अटैक, इसके पीछे की जो मोडस ऑपरेंडी है वो साफ साफ जाहिर कर रही है कि ये जाकिर नाइक के रेडिकल जो दस्तावेज है और साथ ही साथ आईएसआईएस की जो स्ट्रेटजी है उनका ये कॉकटेल है। ये दोनों का कॉकटेल है मुर्तजा, यानी दोनों से ये प्रभावित है, उस लिटरेचर यानी जाकिर नाइक के लिटरेचर से प्रभावित है और आईएसआईएस के अटैक करने की जो स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, उससे मिला जुला इसके ऊपर पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि आईएस का जो अटैक करने की प्रणाली है वो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ एक तीसरी चीज है, उसका भी एक कॉकटेल है, लोन वुल्फ, यानी अकेले अटैक करने की वो तकनीक जो अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी और लंदन और साथ ही ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा, ये वही लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक है, वही तकनीक है, वही मोडस ऑपरेंडी। वीरेश, आप बता रहे हैं, आप वीरेश हमारे साथ बने रहिए। गोरखपुर हमले की जांच एसटीएफ और एटीएस की टीम के साथ में है, इसकी निगरानी सुपर कॉप कर रहे हैं। जी हां, इसके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस तरह से बड़े और जिम्मेदार अधिकारियों को इस पूरी जांच में लगाया गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद हर एंगल से जांच शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में जांच के लिए तेज तर्रार अधिकारियों को कमान सौंपी गई है। एसटीएफ के और एटीएस के दिग्गज ऑफिसर जांच में जुटे हैं। अमिताभ यश और नवीन अरोड़ा पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। अमिताभ यश एसटीएफ के एडीजी हैं, सुपर कॉप माने जाते हैं। नवीन अरोड़ा एटीएस के एडीजी हैं। नई तैनाती हुई है, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। बड़े मामलों के खुलासे का श्रेय इन तमाम अधिकारियों के नाम पर दर्ज है। ऐसे में चुनकर इन दोनों अधिकारियों को इस पूरे मामले की निगरानी का काम सौंपा गया है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अगर हम बात करें अमिताभ यश और
दो अधिकारियों को, और इसके अलावा एटीएस और एसटीएफ के दोनों जो एक तरीके से दिखाया जाए दोनों उनका पूरा कामकाज देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी इस पूरे मामले की जांच के लिए लगाई गई है। विवेक। बिल्कुल रोहित जी, दोनों टॉप लेवल के ऑफिसर हैं इन्वेस्टिगेशन में, और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी होती है उनमें अमिताभ यश हो या फिर नवीन अरोड़ा हो, दोनों माहिर हैं। नवीन अरोड़ा ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की है, सीबीआई तक की है। उनकी इन्वेस्टिगेशन पर सीबीआई ने मुहर लगाई है। दोनों यहाँ पहुंचे और सबसे बड़ा जो उन्होंने अभी तक फाइंड आउट किया है, सबसे बड़ी जो जानकारी हासिल की है वो ये है कि मुर्तज़ा आया तो था बांका लेकर, लेकिन उसकी तैयारी थी वो असॉल्ट राइफलें हासिल करना जो सुरक्षा कर्मियों के पास थी। ये अभी तक की जो देखिए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी आए हैं, कुछ लोगों से बातचीत की, लेकिन जो हमले का पैटर्न था उसका, जिस तरह से उसने हमला किया, सिपाही खड़े हुए थे वहां पे और आते ही पीछे से उन पर ताबड़तोड़ भाके से हमला कर दिया। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि असॉल्ट राइफल जो सिपाहियों के पास है वो किसी तरह से हासिल कर ले और उसके बाद उन राइफल से फायरिंग करने का उसका मकसद था। यानी बड़ी तबाही, और वो उस समय कम से कम वहां पर 100-125 लोग थे जो टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन पर हमला करना था। और इसके पीछे मैसेज क्या था ये क्रैक करने की कोशिश की जा रही है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन एसटीएफ और एटीएस इस बात पे लगी हुई है कि इसके पीछे मैसेज क्या था। जिस तरह से उसका रेडिकलाइजेशन हुआ, जिस तरह से उसने साहित्य पढ़कर, जो एक विशेष कौम का साहित्य था, जो भड़काने वाला साहित्य था, जो इंटरनेट पे अवेलेबल था, वो भी लैपटॉप में बहुत सारे सुराग मिले हुए हैं, उनको लेकर वो किस दिशा में जाना चाहता था और क्या मैसेज देना चाहता था, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है एटीएस और एसटीएफ की टीमें। और दोनों अधिकारी अभी यहीं मौजूद हैं गोरखपुर में। तमाम टीमें अलग अलग जनपदों में निकली हैं। बिल्कुल विवेक, तो पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, एक जानकारी को खंगाला जा रहा है इस पूरे मामले में, और दो काबिल अधिकारियों को लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम गोरखपुर का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने हमले में घायल पुलिस जवानों से बीआरडी अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन जवानों का हौसला भी बढ़ाया। गोरखपीठ पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम करने में बुरी तरह से लहूलुहान दोनों सिपाही अनिल और गोपाल से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी अस्पताल पहुंच चुके हैं। और देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनिल से मुलाकात की है। अनिल के हाथ और पैरों में बुरी तरह से चोटें आई हैं। अनिल से वो बात कर रहे हैं और उससे हालचाल पूछ रहे हैं। पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसमें आतंकी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है और एसटीएफ और एटीएस की टीमें भी जांच में लगा दी गई हैं। इसलिए अचानक मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम बनाया अपना गोरखपुर आने का, चूंकि ये बड़ी साजिश नाकाम की है। जिस जगह पर हमला हुआ था गोरखपीठ पर, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते भी हैं, इसलिए ये बड़ी साजिश की आशंका है, इसके पीछे जताई जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों सिपाहियों से मुलाकात करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अनिल से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जो मुर्तज़ा मुख्य आरोपी है, मुर्तज़ा के साथ कौन थे, क्या वो अकेले आया था और किस तरह से घटनाक्रम ने रूप लिया। सबसे पहले मुर्तज़ा जब आया वो हमला किया गया। और देखिए, इस समय अनिल की चोटें देख रहे हैं। अनिल के हाथ में, यानी बाएं हाथ में बुरी तरह से जख्मी है बायां हाथ, और उसके दोनों पैर, दायां पैर में घुटने और एड़ी तक कई बार वार किए गए हैं, जो बांके से, धारदार हथियार से मुर्तज़ा ने कई वार किए थे, जिससे वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए और बहुत ब्लीडिंग हुई। और अनिल से बात करने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देखिए गोपाल के पास पहुंचे हैं। गोपाल के पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं और गोपाल की हालत ठीक नहीं है, बुरी तरह से घायल हैं। और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जो अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी हैं, डीआईजी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी विपिन टाडा भी मौजूद हैं, सबके साथ। और डॉक्टर से हालचाल ले रहे हैं, डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि कहाँ किस तरह की चोटें आई हैं, कैसी चोटें हैं और इलाज कितना चल रहा है, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, कब तक इनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। आपको बता दें कि आज दोपहर में ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अपर मुख्य सचिव गृह की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें सारी घटना के बारे में जानकारी देने के साथ ही ये भी आशंका जताई गई है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और इतनी बड़ी साजिश को जिस तरह से अनिल और गोपाल ने अपने हिम्मत से, अपनी जाबाजी से नाकाम किया है, जो मुर्तज़ा जो बांके लेकर आया था वहाँ पे पागलपन की हरकतें कर रहा था, उससे जो टक्कर ली है और उसको पकड़ा है, दबोचा है, उससे जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसमें इनाम देने की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। और तीसरा सिपाही
जो इन दोनों के साथ मौजूद था, पकड़ने में, मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने में जिसने सराहनीय भूमिका निभाई है, अनुराग, उससे भी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उससे भी पूरी घटना की जानकारी ली। और देखिए गोपाल के भाई से मुलाकात कर रहे हैं, गोपाल का भाई भी यहाँ मौजूद है। हालांकि अनिल के परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, अनिल के पिता भी हैं, उसका भाई भी है, गोपाल का भाई आया है और गोपाल के भाई ने अभी मुख्यमंत्री से सबसे पहले आशीर्वाद लिया, उनका पैर छुए, उसके बाद पूरे घटना की जानकारी दे रहा है। मुख्यमंत्री ने उनको सांत्वना दी है और कहा है कि इलाज में कहीं से भी कोई, और ये देखिए अनिल के पिता और भाई ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छुए और उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूरी घटना की जानकारी उनको बता रहे हैं। वीरेश, हमने इस पूरी घटना के एक पहलू को दर्शकों के सामने रखा, लेकिन अब देखिए इस पूरे मामले में जिस तरह से जो खबर भी आ रही है कि एटीएस को रिमांड भी मिल गया है, तो यानी अभी पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि छापेमारी भी शुरू हुई है, क्योंकि 3 और लोगों को ढूंढना है, ये एक बड़ी चुनौती तमाम एजेंसियों के सामने है। वीरेश, देखिए बहुत सारी थियरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त मुर्तजा ने हमला किया उस वक्त उसके साथ 3 साथी थे, युवा थे, उच्च शिक्षित थे, गोरखपुर के थे। इसीलिए गोरखपुर में 5 जगहों पर लगातार छापेमारी 3 बजे के बाद से चल रही है। इसके अलावा गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इसके अलावा काशी, मथुरा, अयोध्या और गोरखनाथ मंदिर के आसपास जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं जिनकी बात हम करते हैं, उनमें सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और एक और बात महत्वपूर्ण सामने आई है कि 3 महीने पहले 3 दिन नेपाल के काठमांडू जाकर मुर्तजा रहा था। काठमांडू में वो किससे मिला, किसके कहने पर वो 3 दिन रुका, उसे किसने आश्रय दिया, वो किसके संपर्क में था, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत गुत्थियां हैं जो सुलझेंगी और एबीपी गंगा ही सुलझाएगा और एबीपी गंगा ही सबसे पहले वो खबर देगा। लेकिन लब्बो लुआब ये है कि ये कॉकटेल है। कॉकटेल किसका? आईएसआईएस का, साथ ही साथ जाकिर नाइक का। और इसके अलावा अटैक करने की जो प्रणाली है लोन वुल्फ में, आप देखिए यूरोप में, अमेरिका में जो अटैक होता है उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों पर अटैक है, उनके हथियार को लूट कर बिल्कुल अटैक करने का जो प्रयास है और उसके बाद वो अटैक के जरिए लाखों लोगों को एक तरीके से संदेश देना वो चाहता था और वो एक धमाका करना चाहता था। ये अटैक का जो सबसे बड़ा इसमें एक ऐसा जिहाद होता है। बिल्कुल वीरेश, इस वक्त एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं कि मुर्तजा का 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत हुआ है। अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है पुलिस को। 11 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के बाद आरोपी का मेडिकल हुआ, उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी जाहिर सी बात है कि अब वो पूछताछ का दौर चलेगा, जिस पूछताछ के जरिए पुलिस और उत्तर प्रदेश की तमाम एजेंसियां, चाहे एसटीएफ हो चाहे एटीएस हो, वो उन तमाम जो तार हैं, तमाम बातें अभी तक मिली हैं, उन बातों को जोड़ने की कोशिश करेगा इसके जरिए। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक, आपका भी शुक्रिया। अब बात शिवपाल यादव की, जो किसी भी दिन चौंकाने वाली खबर दे सकते हैं। शिवपाल यादव के तेवर हर रोज कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। आज जब ट्विटर पर उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई लिखी तो फिर लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई। उधर दूसरी तरफ भाजपा को देखकर लग रहा है कि वो शिवपाल यादव के स्वागत के इंतजार में है। और खबर तो यहां तक है कि अगर शिवपाल भाजपा के पाले में आने पर हामी भरते हैं तो उन्हें डिप्टी स्पीकर भी बनाया जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शिवपाल के राम राग से यूपी में सियासी तूफान। अखिलेश पर भाजपा करेगी शिवपाल प्रहार। क्या शिवपाल यादव भाजपा में शामिल होने वाले हैं? और क्या अगर शिवपाल भाजपा के हो गए तो उन्हें डिप्टी स्पीकर बना दिया जाएगा? सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में यह चर्चा
तेजी से चल रही है। शिवपाल यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, नाराजगी को लेकर, बैठक में ना जाने को लेकर और फिर बीजेपी नेताओं को ट्वीट पर फॉलो करने। और आज जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर पर रामचरितमानस की चौपाई को ट्वीट किया, राम दरबार की तस्वीर ट्वीट की और परिवार को लेकर, राष्ट्र को लेकर कुछ जो संदेश दिया उस ट्वीट के माध्यम से, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है अब सत्ता के गलियारों में। एक और चर्चा जो लगातार है वो ये भी है कि शिवपाल यादव जल्द बीजेपी के साथ भी नज़र आ सकते हैं और बीजेपी जो है वो उन्हें विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बना सकती है। शिवपाल ने पहले सीएम योगी से मुलाकात की, फिर पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कई भाजपा नेताओं को ट्विटर पर फॉलो किया और अब उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट करके बड़ा इशारा दिया है। शिवपाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जल्द ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के अयोध्या जाकर दर्शन भी करेंगे। कैमरे पर उन्होंने कोई बात नहीं की, अनौपचारिक रूप से साफ तौर पर कहा। हमने जब पूछा कि आपको अयोध्या जाना है, उन्होंने कहा बिल्कुल अयोध्या जाना है, हनुमानगढ़ी जाना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं, राम जन्मभूमि जाना है, रामलला के दर्शन करने हैं और ये भी कहा कि नवरात्र में ही वो किसी दिन अयोध्या जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि नवरात्र के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। शिवपाल के कदम भाजपा दफ्तर की ओर जाने का संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी सस्पेंस को कायम रख रही है और अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर की कुर्सी दे दी गई तो विधानसभा में बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी नेता प्रतिपक्ष के बगल में ही होती है और ऐसा हुआ तो अखिलेश के खिलाफ भाजपा की ये धारदार रणनीति होगी। जो विधानसभा में जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो बैठने की व्यवस्था है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन यानी अखिलेश यादव इस वक्त हैं, उनके बिल्कुल बगल में जो डिप्टी स्पीकर है उसकी चेयर होती है, उसकी कुर्सी होती है, यानी भतीजे के बगल में चाचा की कुर्सी होगी। और जब सदन चलेगा, मान लीजिए किसी मुद्दे पर बहस होती है, गर्मा गर्म बहस हो जाए या फिर नोक झोंक बढ़ जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक दबाव जब शिवपाल यादव रहेंगे तो विपक्ष के जो विधायक हैं उनके ऊपर जरूर रह सकता है। शिवपाल और अखिलेश के बीच हाल के दिनों में जो दूरियां बढ़ी हैं, वो मुलायम परिवार में फिर से पड़ी फूट का प्रमाण है और शिवपाल अपने इशारों से लगातार बता रहे हैं कि अब उनका रास्ता भी अलग है और लक्ष्य भी अलग, बस ऐलान होना ही बाकी रह गया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। अब जरा शिवपाल सिंह यादव को लेकर भाजपा की लगातार मजबूत होती रणनीति को समझिए, जिसमें दोनों का ही सियासी हित छिपा है। जी हां, विधानसभा में अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी घेरना चाहती है। शिवपाल को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना है। भाजपा और शिवपाल के इरादे अब एक जैसे दिख रहे हैं। भाजपा ने नितिन अग्रवाल को भी डिप्टी स्पीकर बनाया था। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी नेता विपक्ष के बगल में होती है। शिवपाल को बगल में बैठाकर अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति है। हालांकि शिवपाल ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बने आधा महीना भी नहीं बीता है, लेकिन इतने ही दिनों के भीतर 3 बड़े अफसर नप चुके हैं। अब बारी थी औरैया के डीएम की, जिनके खिलाफ लंबे वक्त से सरकार को शिकायत मिल रही थी। औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड करने के साथ ही उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू की गई है। 100 घंटे में सरकार का तीसरा बड़ा एक्शन, भ्रष्ट अधिकारियों पर बाबा का बुलडोजर। यूपी के लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों की शामत आ गई है। योगी सरकार का चाबुक इस बार चला है औरैया के डीएम पर, जिन्हें भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। आईएएस सुनील वर्मा के खिलाफ विजिलेंस जांच के भी आदेश दिए गए हैं। 4 दिन के भीतर सरकार का यह तीसरा बड़ा एक्शन है। इससे पहले सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को भ्रष्टाचार की शिकायत के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। उसी दिन गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार पांडेय पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई हुई थी और अब 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर सुनील वर्मा को भी भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया गया है। सरकार का यह सख्त संदेश है कि अगर अधिकारी निरंकुश होंगे, लापरवाही बरतेंगे, तो उनके खिलाफ एक्शन में जरा भी देर नहीं होगी। अधिकारियों के लिए यह आखिरी कार्रवाई नहीं है। आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इस बीच इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने अपने जिले के डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि औरैया के जिलाधिकारी की तरह इटावा के जिलाधिकारी श्रुति सिंह की भी जांच कराई जाए। ये वही रामशंकर कठेरिया हैं जिन्होंने औरैया के डीएम सुनील वर्मा के खिलाफ शासन से शिकायत की थी। रामशंकर कठेरिया ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस समय तो सुनील वर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब सुनील वर्मा नप गए हैं। लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहरहाल बात तो छुपेगी, मैं आज इतने, दीजिए इजाजत, नमस्कार।